हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और आराम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। आज के दिन हमारा अगला टॉपिक है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। एक्चुअली इस टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर करंट पास कराया जाता है, यानी जब हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो होता है, फैन चलता है, एसी चलती है, फ्रिज चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, हमारा आरओ सिस्टम चलता है। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है बेटे कि धीरे धीरे करके ये डिवाइसेस हीट होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, और इनका जो रेट ऑफ हीटिंग होता है, इनके जो हीट करने का जो इंक्रीमेंट होता है, जो रेट होता है, वो कुछ पर्टिकुलर चीजों पर डिपेंड करता है। उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले इसके बारे में बताया था हमको जूल साहब ने, इसीलिए नाम दिया गया जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब इन्होंने क्या बताया था, पहले इस पर सुना जाए। इन्होंने कहा था हीट प्रोड्यूस्ड इन अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट। यानी जितना हम करंट फ्लो कराते हैं उसके स्क्वायर फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होता है। अब बात समझिएगा, अगर करंट हमने 2 दिया, दैट मींस हीट में कितना हो जाएगा बेटा, वो 4 टाइम्स। अगर हमने 3 करंट को इंक्रीज किया, 3 एम्पियर बढ़ा, तो हीट हमारा 9 टाइम्स इंक्रीज कर गया। स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहा था। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे जैसे हमने मटेरियल को चेंज करा, वैसे वैसे हीट के प्रोड्यूस होने का भी जो स्पीड था वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगा। हमने ये देखा जो मटेरियल ज्यादा कंडक्टिव था उसमें हीट कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जिसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हमने देखा कॉपर के वायर में हीट कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन टंगस्टन के वायर में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हमने देखा नाइक्रोम के वायर में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें हीट भी ज्यादा हो रही है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें हीट भी कम प्रोड्यूस हो रहा है। सो दूसरा कंक्लूजन ये निकला। और तीसरा कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जितने ज्यादा टाइम तक आप करंट देते रहेंगे हीट उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। करंट आप कम दोगे, हीट कम बढ़ेगा। टाइम आप ज्यादा बढ़ा दोगे, हीट भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो इनफैक्ट इन 3 बातों को इन्होंने एक साथ समराइज किया और इन्होंने ऐसा कहा, heat produced in an electrical device is directly proportional to square of the current, directly proportional to resistance and directly proportional to time interval. तो जब इन तीनों रिलेशन को हम कंबाइन करेंगे फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हम लोग को क्या मिल जाएगा यहां से कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग यहां से हटाएं, देन वी हैव टू सिलेक्ट अ कांस्टेंट। सपोज के है वो कांस्टेंट और आई स्क्वायर आर टी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और ध्यान रखना यहां कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 होती है, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। सो हमारे पास जो प्रॉपर फॉर्मूला निकल के आया वो आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। के की वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता है। मैं आपको पहले बता दूं के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाली गई। आपने क्या किया बेटा जी, आपने 1 एम्पियर का करंट 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू 1 सेकेंड तक पास कराया। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, 1 एम्पियर का करंट 1 ओम रजिस्टर के थ्रू 1 सेकेंड तक पास कराया। तो जितनी भी हीट निकल के आई थी एक्चुअली वो 1 जूल के इक्वल थी, इसलिए के की वैल्यू 1 यहां से निकल के आ गई थी। और के की वैल्यू 1 रख देने से इस पूरे रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये फॉर्मूला हमारे पास डेवलप हो गया। अभी हम इस बात में और थोड़ी सी बात करेंगे कि ये तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन से बात हुई, लेकिन इसका एक एनालिटिकल व्यू भी है कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आया कहां से। चलिए हम अगले फॉर्मूले की तरफ बात करते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया गया, किस तरीके से इस फॉर्मूले तक हम लोग पहुंचे थे, या जूल साहब कैसे इस फॉर्मूले की तरफ पहुंचे थे। हम लोग को पता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक रेजिस्टर है, कंसीडर दैट द रेजिस्टेंस इज आर, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर हमको करंट फ्लो कराना है, देन वी हैव टू गिव अ सेल और बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V।
पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा, यानी करंट इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा और वापस आएगी। ये बहुत ही लॉजिकल चीज है और ओम साहब ने भी यही बात करा था। लेकिन अगली बात जरा इस पर ध्यान देना, जो करंट इसके थ्रू जाता है तो एक्चुअली करंट जाने का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन को ही यानी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ता है एक्चुअली वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने में जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाते हैं। तो देखा जाएगा कि यहां से यहां पर कैसा चार्ज निकल रहा है दोस्त, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा एज्यूम करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इसके अगेंस्ट चल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट चलने का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। लॉजिकल बात है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तभी चार्ज हमारा इधर की तरफ जा रहा है। या ऐसे भी समझो, अगर बेटा जी चार्ज ऊपर जा रहा है दैट मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो एक बैटरी से दूसरे बैटरी तक ले जाने में वर्क तो करना पड़ेगा ना, और यही जो वर्क डन स्टोर हो रहा है, यही जो वर्क सेल कर रहा है, दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द रजिस्टर। आप बात को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करना बेटा जी, यही जो इलेक्ट्रॉन का मैं मूवमेंट आपको दिखा पा रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ही जो वर्क करना पड़ रहा है सेल के थ्रू, वही जो सेल के थ्रू वर्क है वो हमारे रजिस्टर के अंदर बेटा जी हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। तो जो हीट एनर्जी यहां से निकलेगी, जिसको हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं, और हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम सबने पढ़ा है। और यही जो वर्क होता है एक्चुअली यही हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एनर्जी को हम लोग यहाँ क्यू से लिख देते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन समझने की आप कोशिश करना, क्योंकि लिखना यहां ज्यादा नहीं है, लिखने का प्रोसेस इतना ही था। आप यहां अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो हो क्या रहा था। तो जो एनर्जी का यहां से वैल्यू निकल के आएगा मेरे दोस्त, एनर्जी यानी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, Q इंटू वी। मुझे नहीं लगता इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वही एक्चुअली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होता है। आप साइन के बारे में थोड़ी देर के लिए बात ना करें, अमाउंट के लिए बात करें फिलहाल। अब जरिए बात करते हैं। एक बात यहां से मैं आपको और समझाना चाहूंगा, चार्ज से रिलेटेड हमें पता है करंट मिलता है। चार्ज का मतलब होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है करंट। तो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो मैं इस चीज को अगर आगे बढ़ाऊं तो Q इज इक्वल टू दोस्त I इंटू टी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक छोटा सा यहां पर गोला बना देते हैं। अगली बात, ये जो V वर्ड आप यूज कर रहे हो, V क्या होता था, V ओम्स लॉ को याद करें, हमें पता है V इज इक्वल टू बेटा जी I इंटू आर। तो इन दो बातों को जहां पर V है वहां मैं आई आर अगर लिख दूं, Q की जगह आई टी लिख दूं, तो देखो आपके सामने क्या निकल के आने वाला है अगले एक्सप्रेशन में। जो एनर्जी निकल के आ रही है वो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा जी, आई टी इंटू आई आर। सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गई, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब आप मुझे बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक जैसे नहीं दिख रहे हैं? क्या सेम एक्सप्रेशन हमें नहीं नजर आ रहे हैं? तो एक्चुअली अपनी क्लास में बेटे ध्यान में ये रखना है कि ये डेफिनेशन क्या है, कैसे होता है, किसके बढ़ाने से हीट बढ़ती है, किसके घटाने से हीट घटती है, लेकिन आता कैसे है, कंक्लूजन जूल साहब ने कैसे निकाला वो हमें पता होना चाहिए, और वो यहां से निकल के आया है। इट्स अ वेरी सिंपल। इसको पहुंचाने के लिए आपको करंट का कॉन्सेप्ट, आपको ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट और आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, यानी तीन कॉन्सेप्ट एक साथ जब पता होंगे तो आप इन कॉन्सेप्ट पर पहुंचोगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हीट बढ़ाना है तो आप क्या करना चाहोगे? या तो करंट बढ़ाओगे, या रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, या टाइम बढ़ाओगे, या इनके कॉम्बिनेशंस को इंक्रीज करोगे, और कोई रास्ता नहीं है। सपोज यू वांट टू डिक्रीज द हीट, देन व्हाट यू विल डू? आप फिर बेटा रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, करंट कम कर सकते हैं, एंड टाइम को कम कर सकते हैं, सो हीट भी कम प्रोड्यूस होगा।
यानी आप बेहतर कंडक्टर चुन सकते हैं। कंडक्टर बेहतर होगा तो हीट कम होगा। इसीलिए जो हमारे पास जो वायर्स होते हैं उन वायर्स को बहुत हाई कंडक्टिविटी वाले वायर्स चुने जाते हैं, यानी कॉपर या एल्यूमिनियम वैसे चुनना चाहिए। अगर बहुत अच्छे बात करोगे, सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, बट सिल्वर कॉस्टली होने के कारण हम उसे चुन नहीं सकते। सो हमारे पास ऑप्शन में जो सबसे बेहतर हो और थोड़ा सस्ता हो, ऐसे ऑप्शन हम चुनते हैं जहां हीट कम। लेकिन जहां मुझे हीट ज्यादा चाहिए, जैसे हीटर, जैसे गीजर, जैसे माइक्रो इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा, वहां क्या करना होगा? करना ही पड़ेगा। दिस इज द ऑप्शन। तो वहां पर हमें ऐसे मटेरियल चूज करने पड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई है। ये बात हमें समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा मैं इन कंक्लूजन पे और आता हूं। अब बात को समझिएगा। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया, I2R इंटू टी। क्या इसके और फॉर्मूले हैं? भैया और फॉर्मूले तुम बना लो, इट्स योर चॉइस। बनाने में क्या, I हटा दो, I की जगह क्या लगा दोगे? V अपॉन R। हमें पता है, यहां पर मैं ओम्स लॉ का एक थोड़ा सा स्लॉट लिख देता हूं, V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, सो R इज इक्वल टू बेटा जी V अपॉन I। मुझे जिनकी जरूरत है मैं उसको रखूंगा, बाकियों को हटा दूंगा। सपोज I मुझे हटाना है, सो I हटाओगे क्या रख दो? V अपॉन R, और इसका टोटल होल स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू टी। सो आपके पास एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया बेटा, V स्क्वायर, क्योंकि एक R से एक R कट जाएगा, V स्क्वायर R इंटू टी। अगली बात, आप चाहते हो कि नहीं भैया जी मुझे तो यहां से R हटाना है, तो R हटा दो। तो ये I स्क्वायर, R की जगह क्या लिख दोगे? V अपॉन I इंटू टी। अब आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया? VI इंटू टी। तो देखा जाए तो हमारे पास इसके कई फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैं एक बार में जल्दी से इसको लिख के फाइनली आपके सामने रख देता हूं। यहां से देखते हैं। हीट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? I स्क्वायर आर टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तीसरा फॉर्मूला VIT, और चौथा फॉर्मूला अगर आप हीट के लिए बात करना चाहते हैं सो QV इज द नेक्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। आगे चलकर जब मैं पावर पढ़ाऊंगा तो इसमें एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा, दैट इज पावर इनटू टाइम। सो होप आप सबको जूल्स हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड हम लोग आगे चलकर बात भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बात करेंगे और उसका नाम होगा बेटे इलेक्ट्रिक पावर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक पावर, सो वॉच उसे करेंगे। आपको प्लीज अगर वीडियो में थोड़ी सी बातें लगती हैं जो वैल्यूएबल हैं, कंटेंटफुल हैं और स्टूडेंट्स के पास जानी चाहिए, सो प्लीज शेयर इट, like it, subscribe it, and don't forget to comment if you face any kind of problem. Thank you so much, beta.